गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी पूरा एक साल होने वाला है मैं अपने चैनल पर फिर से लौटी हूँ। कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अब मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th इंडिगो चैप्टर 5 फ्लैमिंगो का। कोशिश करूँगी कि अभी सारे चैप्टर्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू, आप अभी तक सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए हुए हैं, उसके लिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब कर चुके होंगे सभी, बट आप अभी तक बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं अपन इंडिगो। ये चैप्टर आपको मोस्टली नहीं मिलेगा यूट्यूब चैनलों पर, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है बच्चों को। मतलब क्या होता है कि जो स्टोरी वाइज चैप्टर्स होते हैं ना, ज़्यादातर वो एक्सप्लेनेशन लोग बाग ज़्यादा करते हैं। तो और बच्चों को चाहिए वो चैप्टर जो ट्रिकी है थोड़ा, जिसमें स्टोरी नहीं है, हटकर है। तो इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना आप लोग। बहुत चैप्टर अच्छा है अगर इसको अच्छे से समझाया जाए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर सकूँ। शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, लुइस फिशर ऑथर हैं, 1896 बॉर्न है, इनका जन्म हुआ है, 1970 इनकी डेथ हुई थी। इनका जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया। ही वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। वॉलंटियर आप जानते ही होंगे कि जब इच्छा से हम कोई भी सेवा करना चाहते, सर्विस देना चाहते, तो उसे वॉलंटियर बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी वॉलंटरीली सर्विस दी थी ब्रिटिश आर्मी में 1918 और 1920 के बीच में। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। फिशर ने अपना जो करियर है वो जर्नलिस्ट की तरह तैयार, जर्नलिस्ट मतलब जो रिपोर्टर्स होते हैं जो समाचारों में देते हैं, है ना, तो उनकी तरह उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने राइटिंग वर्क अपना दिया। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी एज अ फैकल्टी यानी टीचर की तरह काम किया, और आज का जो चैप्टर है वो उसी वहीं से लिया गया। उनकी एक बुक उन्होंने लिखी थी उस समय, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस बुक का ही एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट होता है किसी बड़ी सी स्टोरी का छोटा सा पार्ट। तो इस बुक का एक छोटा पार्ट इसमें दिया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। जो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट एक बड़ा अखबार का सीरीज़ है, उसने इनको बेस्ट रिव्यू दिया था कि ये बुक सबसे ज़्यादा रिव्यूड की गई है, बुक सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है गांधी के ऊपर। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. जब मैंने पहली बार गांधी जी से मिला था 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया यानी बीचों बीच, इंडिया के बीचों बीच है, तब उन्होंने कहा था कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ब्रिटिशर्स का डिपार्चर हमारे इंडिया से हुआ था, उन मजबूर होना पड़ा था। अर्ज, आई डिसाइडेड टू अर्ज यानी उनको मजबूर कर दूंगा मैं कि वो ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली जाए। तो इट वॉज इन 1917 में ऐसा हुआ। क्या हुआ था? ही हैड गॉन टू द December 19 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। ये वो गए हुए थे दिसंबर 1960 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी आज की है, वही कांग्रेस पार्टी का उस समय एक एनुअल कन्वेंशन यानी कि एक मीटिंग होती थी साल की। तो वो दिसंबर 1916 में वो मीटिंग थी, और उसमें करीब देयर वर 2301 डेलीगेट्स यानी 2301 डेलीगेट्स होता है। जैसे हम मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी हैं और उनके साथ में उनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो सारे डेलीगेट्स कहलाते हैं। तो करीब 2301 डेलीगेट्स गए थे एंड मैनी विजिटर्स, और कई सारे एक्स्ट्रा लोग गए थे उनके साथ में, उन्हीं के ऑफिस के या उनके आसपास के वर्कर्स, ठीक है।
ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग यानी कि जब वो काम चल रहा था, इन लोगों की बातें चल रही, इनकी पूरी वो चल रही थी मीटिंग, तो गांधी जी ने बोला था कि अ पीसेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। गांधी जी बताते हैं कि एक पीजेंट किसान मेरे पास आया, वो बिल्कुल इंडिया के बाकी किसानों की तरह ही लग रहा था, पुअर एंड इमिशिएटेड, यानी कि जो किसान कैसे होते हैं, उनकी हालत ऐसी दयनीय स्थिति होती है उनकी किसानों की। और वो आए मेरे पास और बोले कि आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। वो कहते, उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट, मेरे ज़िले में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस प्लेस के बारे में कभी नहीं सुना था। ही वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। वो जो मतलब ये जो जगह हैं वो कहाँ थी कि नेपाल राज्य के और हिमालय के निचले हिस्से के फुट हिल्स, ठीक है, मतलब जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर था। अंडर एन एंशियंट रीअरेंजमेंट द चंपारण, जो पुराना रीअरेंजमेंट होता था उनके जो क्या बोलते हैं ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, अरेंजमेंट मतलब का समझना, जैसे हम लोग आज खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं कि खेती को बटिया पे दे देते हैं, है ना, वो खेती करते हैं और हमें पैसे दे देते हैं, तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट पुराने समय में होते थे। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स यानी कि वो अपनी क्रॉप को शेयर करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, उन्हीं में से राजकुमार शुक्ला भी एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन रिजोल्यूट थे। रिजोल्यूट नहीं, अपना दृढ़ निश्चय करते थे, जो काम का वो करते थे, ठीक है। तो ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कहाँ पर आए थे, उस कांग्रेस के सेशन में इसलिए आए थे कि वो बता सकें कि बिहार में किस तरीके का इनजस्टिस हो रहा है किसानों के साथ, बताने के लिए कि एक सेकेंड, बिहार में किस तरीके का इनजस्टिस हो रहा है किसानों के साथ, उस चीज़ के लिए वो आए थे। Somebody had probably said speak to गांधी, किसी ने उसको बताया कि गांधी जी से कहिए, कि अब गांधी जी अच्छे रौबदार उस समय थे, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया होगा गांधी जी से जाकर कहिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। देखिए ये कानपुर जो वर्ड है, एक सेकेंड, ये जो कानपुर वर्ड है ये हमारा जो आज का कानपुर है वही है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मेरा अभी कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है और कुछ और जगह भी मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, मैंने कमिटमेंट कर रखी, मतलब जाने की बोल रखा है, तो मुझे वहाँ जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो जहाँ जहाँ गांधी जी के अपॉइंटमेंट थे वहाँ वहाँ गांधी जी गए और शुक्ला उनके पीछे पीछे गए, यानी कि उनके साथ नहीं बट उनके पीछे पीछे वो चलते रहे, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ बाहर खड़े रहते थे वो। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर जब सारे अपॉइंटमेंट ख़त्म करके गांधी जी अपने आश्रम में लौटे अहमदाबाद में, अहमदाबाद के पास जो आश्रम था उनका। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके आश्रम तक पीछे गया। फॉर वीक्स, हफ्तों से ही है नेवर लेफ्ट गांधी साइड, मतलब हफ्तों से उसने गांधी जी को छोड़ा नहीं, उन्हीं के साथ बना रहा। और क्या कह रहा है वो कि फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कर दीजिए। क्या कह रहा है वो, फिक्स अ डेट। ही बैग यानी उसने बहुत गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए बोला कि प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दीजिए हमारे साथ बिहार चलने के लिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड, उसकी इतनी ज़्यादा उत्सुकता और उसकी भावुकता को देखते हुए गांधी जी ने उससे बोला, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कि उस तारीख को मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आओ, वहाँ मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे ले चलना अपने साथ। मंथ्स पास्ड, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन इज हॉन्चेस, हॉन्चेस आप जानते होंगे, जैसे कि आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, टेबल वो कुर्सियाँ डली रहती हैं बनी हुई सीमेंट की या लकड़ी की, तो ऐसे ही एक हॉन्चेस पर बैठे हुए थे शुक्ला बाहर। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता, कहाँ पर, जो गांधी जी ने उनको अपॉइंटमेंट स्पॉट बताया था कि वहाँ मेरा काम है कलकत्ता में, तो वहाँ आना, मुझसे मिलना और मुझे साथ में ले चलना।
गांधी जी अराइव्ड, गांधी जी वहाँ पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने इंतज़ार करा जब तक कि गांधी जी क्या नहीं हुए, फ्री नहीं हुए। देन द टू ऑफ देम, फिर जैसे ही गांधी जी फ्री हुए, दोनों टू ऑफ देम कौन किसको बोला यहाँ पे, गांधी जी और शुक्ला को, ठीक है। जैसा कि गांधी जी ने कमिटमेंट किया था कि वहाँ तुम आना और मुझे ले चलना, तो देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब वो चल दिए, कहाँ जाना था उनको, बिहार में जाना था, तो पटना में वो चल दिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर, वहाँ शुक्ला उनको ले गया कहाँ पर, एक लॉयर के घर पर जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ये राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, मतलब पहले कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और फिर बाद में वो इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू, राजेंद्र प्रसाद उस समय आउट ऑफ टाउन थे, बाहर गए हुए थे, लेकिन सर्वेंट्स जो था उनका, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, ह्यूमन भी यहाँ पर किसान को ही बोला गया है, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। वो उनका जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वो शुक्ला को जानता था कि ये किसान है और ये कई बार राजेंद्र प्रसाद से मिलने आ चुका है उसी बारे में बात करने के लिए, तो वो समझ गया था कि ये इंडिगो शेयर क्रॉपर है और इसे हमारे मास्टर की ज़रूरत है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, तो उसे क्या लगा कि ये किसान एक और किसान को लेकर आया है अपने साथ, तो उसने क्या बोल दिया सर्वेंट ने कि बाहर बैठ जाओ ज़मीन पर, ग्राउंड, अपने दोस्त के साथ। कंपेनियन कौन है, गांधी जी। whom they took to be another peasant, वो क्या सोच रहा था कि ये भी कोई दूसरा किसान ही है, तो उसने दोनों को नीचे बैठने के लिए बोल दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द, अच्छा अब ये चीज़ देखना बहुत मतलब कैसी दी हुई पुराने समय में होता था, जो कि बैठ तो गए दोनों, लेकिन अब गांधी जी को प्यास लगी होगी, तो गांधी जी ने पानी लेना चाहा, बगल के कुएं से बाल्टी रखी हुई थी, उन्होंने सोचा पानी भर के हम पानी पी लेते हैं, उनको परमिटेड नहीं किया गया, गांधी जी को परमिटेड नहीं किया गया। अब ये देखना गांधी जी परमिट क्यों नहीं किया गया, परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, उस कुएं से पानी लेने की परमिशन नहीं मिली, क्यों, सम ड्रॉप्स ऑफ हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, क्यों नहीं लेने दिया कि अगर गांधी जी उस बकेट को छुएंगे, उस बाल्टी को छुएंगे, तो वो बाल्टी क्या हो जाएगी, छूत की हो जाएगी, और फिर वही बाल्टी कुएं में जाएगी तो पूरे पानी को भी खराब कर देगी। ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, ये उनको नहीं पता था कि अनटचेबल हैं या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, उन्हें नहीं पता था कि अनटचेबल हैं या नहीं है, लेकिन उसने मना कर दिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू, अब वो सिस्टम वहीं ख़त्म हो गया, ठीक है, उनको वो राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले होंगे तो वो लोग जो भी हुआ होगा लौट आए। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नहीं, अपन सबसे पहले कहाँ चलेंगे, मुजफ्फरपुर चलेंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, मतलब इनका जो गांव था चंपारण, उसी के रास्ते में ही मुजफ्फरनगर पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, मतलब उन्होंने बोला कि हम पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं और जो तुम बता रहे हो उस सारे सिस्टम को हम पहले अच्छी तरीके से एक रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरा पूछ के लोगों से क्या सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा कैसा अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए वो, ताकि शुक्ला एबल हो सके उनके साथ काम करने के लिए, यानी गांधी जी शुक्ला को हेल्प करने के लिए एबल हो सकें। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, देखो गांधी जी कोई छोटी मोटी चीज़ तो थे नहीं, उनकी भी बड़ी बड़ी हस्तियों से पहचान थी, अब इतने बड़े लीडर थे पहले वो, तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा किसको, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, जो कि आर्ट कॉलेज में मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और इनसे वो कहाँ मिले थे गांधी जी, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले होंगे, अब मिलते थे तो पहचान भी हो जाती थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो उनकी ट्रेन थी वो कब पहुंची, आधी रात को पहुंची, जो उनकी ट्रेन है वो आधी रात को पहुंची 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, अब चूंकि उन्होंने लेटर लिख दिया था पहले कि हम आ रहे हैं, तो जो कृपलानी थे वो जानते थे गांधी जी बहुत फेमस थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया, लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके स्टेशन पर उनका इंतज़ार करने चले गए, यानी उनको लेवाने आ गए। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, गांधी जी वहाँ मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर मलकानी थे, उनके घर पर रहे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, उनके घर पर वो रहे
इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ये बहुत बड़ी बात होती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी हटकर, ऑर्डिनरी सामान्य बात नहीं थी, ये असामान्य बात थी उन दिनों में कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रख ले, वो भी गांधी जी जैसे फेमस लीडर को। क्योंकि उस समय क्या था, ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश को पता था कि क्रांतिकारी बहुत हैं, तो वो सोचते थे कोई क्रांतिकारी हमारे आसपास ना हो। तो ऐसे ही गांधी जी ने कमेंटेड करा, गांधी जी मतलब बोलते हैं कि उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। मुझ जैसे आदमी को अपने घर में रखना, हार्बर करना यानी अपने घर में रोकना किसी को भी, ठीक है, रुकने देना। तो मेरे जैसे आदमी को अपने घर में रुकने देना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी उस समय। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड और टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखिए गांधी जी ने, आप लोगों ने पढ़ाई है कि गांधी जी लॉयर थे, है ना, उन्होंने लॉयर की पढ़ाई की थी साउथ अफ्रीका जाके। तो उस समय इंडियंस को डर लगता था कि हम अगर अपने घर का किसी लॉयर को, होम रूल यानी कि जो घर में हमारे मतलब जो भारत के जो वकील होते थे, भारत के वकीलों के अगर हम साथ देंगे तो उन्हें डर था कि कहीं वो लोग क्या ना करें। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। गांधी जी के आने की खबर इतनी स्पीड में स्प्रेड हुई, और नेचर ऑफ हिज मिशन यानी वो किस कारण से आए हैं, इस वजह को भी मतलब मुजफ्फरपुर में और चंपारण में ये वजह पूरी तरीके से फैल गई। सबको पता चल गया कि गांधी जी एक लॉयर हैं और भारत के ही लॉयर हैं और वो किसानों के हित के लिए आए हैं, तो ये बात सब में फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स यानी जो वही किसान जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल दौड़े। मतलब सबको अब सबको उम्मीद बनने लगी थी कि हमारे लिए कोई लड़ने आ रहा है तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी साथ देंगे उनका, तो इसलिए लोग पैदल चल दिए। कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन, कोई अपने साधन से, कन्वेंस यानी गाड़ी घोड़ा जो भी मिला उस साधन से, और कुछ पैदल ही। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया ताकि गांधी जी को ब्रीफ कर सकें यानी समझा सकें पूरी सिचुएशन को। देर फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। उन्होंने जो छोटे जो किसान थे उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए, उनको कोर्ट ले गए, उनको मतलब फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं उन किसानों को कोर्ट में, तो उनको पता था कि इनका सिस्टम क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने उनको केस के बारे में ही बताया और उनको अपनी फ़ीस के बारे में ही बताया कि हम इनके केस हमने लड़े हैं और इतनी इतनी हमारी फ़ीस होती थी। तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने उनको लताड़ा, लताड़ा मतलब यहाँ पे जो एक वर्ड आया है, देखिए ये जो वर्ड है चाइडेड, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, है ना, तो ये चाइडेड यानी उन्होंने डांटा लॉयर्स को कि भाई आप शेयर क्रॉपर्स से इतनी बड़ी फ़ीस क्यों ले रहे हैं। अब वकील हैं, फ़ीस तो लेते ही हैं, तो उन्होंने ज़्यादा फ़ीस ली होगी और काम का काम नहीं हुआ अभी तक, तो उन्होंने उनको डांटा ज़्यादा फ़ीस लेने के लिए। ही सेड, और उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। ये सारी बातें सुनकर मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ, इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब हमको लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। लॉ कोर्ट्स में जाने से इस तरीके के केस क्या नहीं हो रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, एंड डज लिटिल गुड, कुछ ही भला हो पा रहा है, भला ही नहीं हो रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन। भला होने की बजाय उनके जो पीजेंट हैं, जो किसान हैं, वो बेचारे और ज़्यादा दबते जा रहे हैं, उनका पैसा भी खर्च हो रहा है और फियर स्ट्राइकन, डर बैठता जा रहा है उनके अंदर लॉ कोर्ट्स के लिए कि लॉ कोर्ट्स तो यूजलेस हैं, उनका काम ही नहीं हो रहा है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए रियल रिलीफ यानी जो छुटकारा है, जो शांति है, जो उनको एक रिलीफ मिलने वाला है, वो कैसे मिलेगा, डर से। उन्हें पहले डर से बाहर निकालना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज। एरेबल लैंड मतलब देखिए ये लिखा हुआ है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड होता है मतलब उपजाऊ खेती, जितनी जितनी उपजाऊ खेती थी, जहाँ पर खेती की जाती थी। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। तो उपजाऊ खेती क्या इंग्लिश मैन यानी वही ब्रिटिशर्स ने ओन कर रखी थी यानी खरीद रखी थी, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहाँ पर भारतीय जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे,
यानी जो इनको किराएदारी बोलेंगे, जो क्या करते थे, किराए से खेती करते थे हमारे भारत के किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वहाँ की मेन जो कमर्शियल क्रॉप थी जिससे पैसा आता था वो थी कौन सी, इंडिगो। इंडिगो क्या है, इंडिगो होती है नील, जो आप उसमें लगाते हैं कपड़ों में, वो इंडिगो। तो पहले क्या होता था, इंडिगो ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली जो खेती होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल, अब तो सिंथेटिक आने लगी है नील, पहले नेचुरल बनती थी। तो कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये उन्होंने क्या कर रखा था, एक लंबे समय तक एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था कि इस तरीके से हम खेती करेंगे। अब इसको समझना जरा क्या बोला उन्होंने मतलब किसानों को क्या मिल रहा है ये देखो जरा। इसमें इन्होंने बोला कि जो लैंडलॉर्ड थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लिखवा लिया था टेनेंट से, किराएदारों से, टू प्लांट 3/20 कितना हो गया, उन्होंने 3/20 करके भी बोल दिया और 15% भी बोल दिया, ठीक है। तो 15% का जो होल्डिंग होती थी उस खेती की, एंड सरेंडर द, मतलब पूरी ज़मीन के केवल 15% हिस्से पे तो तुम कर पाओगे खेती, ठीक है, इंडिगो ही खेती करोगे। और उस इंडिगो का पूरा हार्वेस्ट, मतलब जितना भी आएगा, तुम इंडिगो को काट कर जितना भी तुम्हारा पैसा आएगा वो पूरा तुम किसको दे दोगे, मतलब जितनी इंडिगो आएगी वो किसको दे दोगे, ब्रिटिश को, एज अ रेंट, किराए की तरह। एंड दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा लंबे समय तक होता रहा। मतलब अब पूरी खेती तो कर रहे हैं किसान, लेकिन 15% की जो ज़मीन है उस पर किसान जो खेती करेगा, उस 15% की ज़मीन का जितना भी इंडिगो आएगा वो सारा वो किसको देना पड़ेगा, उनको, ब्रिटिशर्स को, एज अ रेंट, उस ज़मीन के रेंट की तरह। जैसे मान लो, मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करती हूँ ज़रा, कि मान लीजिए पूरा आपका एक खेत है 100% का, उस 100% के 15% हिस्से पर, अब देखिए खेत तो क्या होता है कि 15% भी बहुत ज़मीन होती है, 15% यानी कि 15 बीघा ज़मीन मान लो, अगर किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है तो उसकी 15 बीघा ज़मीन सरकार रखेगी। 15 बीघा ज़मीन में इंडिगो उगाएगा किसान अपने पैसे से, ठीक है, अपने पैसे से इंडिगो उगाएगा, पूरी केयर करेगा अपने पैसे से, सब कुछ करेगा, और उसे जब काटेगा तो वो इंडिगो कौन ले लेगा 15% की, ब्रिटिश। क्यों ले लेगा, क्योंकि उस ज़मीन का किराया, उस ज़मीन का किराया। अब मान लीजिए पूरी खेती में से कुछ ही हिस्सा उसका काम करा, बाकी फिक गया, और तुम इसको भी ले रहे हो, तो उससे तो बेचारे को कितना कम मिला, है ना। तो ये एक तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा था। अगर आपको ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है इस इंडिगो खेती का, इनके ब्रिटिशर्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच का, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से क्लियर समझा दूँगी, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे का अपन मैं दूसरी वीडियो में क्लियर कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। ऑलरेडी 23 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।